अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः। कार्तिक पौर्णिमा। कृत्तिका नक्षत्रं। कार्तिकेय दर्शनम्। दिनांक 27 नोव्हेंबर 2023। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 गुल्म चिकित्सित। शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महावीरम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। महारुजं दाहतपरीतम् अश्मवत् घनोन्नतं शीघ्र विदाहि दारुणम् मनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्मम् असाध्यमातुषे। तो सांदीपति का जो गुल्म है बहुत ही रुजा दाह युक्त इस प्रकार का अश्मवत घन। तो पत्थर ऐसा घन इसमें है उन्नत शीघ्र विदा ही तत्काल विदा होने वाला दारुण मनुष्य शरीर अग्नि वाला पहारिणम और मन शरीर अग्नि बल इन सभी का अपहरण करने वाला इन सभी को दूर करने वाला इस प्रकार का है। तो ये त्रिदोष गुल्म है असाध्य है। जैसे मैंने कहा था कि ये कैंसर के बारे में थोड़ा इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैंसर में भी ऐसी बहुत कठिन इस प्रकार की ग्रंथि होती है उन्नत होती है रुझा बहुत ज्यादा होती है दाह परित इस प्रकार की होती है और मन शरीर अग्नि बल इन सभी का अपहरण करने वाली इस प्रकार की होती है। तो ये त्रिदोष अगर गुल्म है वो तो असाध्य ही है हमारे हिसाब में। तो फिर ऐसे अवस्था में ट्रीटमेंट करे न करे ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन गुल्म समझकर कुछ ट्रीटमेंट करने के बारे में कुछ वैद्य सोचते हैं तो ये थोड़ा देखने लायक रहेगा। ऋतौ अनाहारतया भयेन विरूक्षणेर्वेग विनिग्रहैश्च संस्थं मनोल्लेखन योनिदोषैः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति। तो ऋतु अनाहारतया ऋतुकाल में आहार नहीं अगर लिया है इस प्रकार से तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का हेतु है। वैसे रजस्वला काल में आहार बिल्कुल कम लेने के लिए कहा है। पर्णे शराबे हस्ते व भुंजी तो ब्रह्मचारिणी इस प्रकार से हाथ में जितना खाना आता है उतना ही लेना है इस प्रकार से। लेकिन ऋतुकाल में आहार होना जरूरी इस प्रकार का होगा। भय अगर होता है विरूक्षण ही वेग विनिग्रहेश विरूक्षण किया जाता है या वेगों का निग्रह किया जाता है संस्तंभनो उल्लेखन योनि दोष है। संस्तंभन उल्लेखन और योनि दोष के कारण
स्त्रियों में ये गुल्म निर्माण हो जाता है। अब अभी जो फाइब्रॉइड्स इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल इस प्रकार से होते हैं, उसको ये कह सकेंगे नहीं कह सकेंगे, ज्यादातर स्यूडो प्रेगनेंसी इस प्रकार से इसको बताया जाता है। और गर्भ और उसमें अंतर है। यह स्पंदते पिंडित एवं नांगे ही, तब पूरा का पूरा उसमें स्पंदन होता है, उसमें अंगों से इस प्रकार से स्पंदन नहीं होता। चिरात से शूल समगर्भ लिंगा, और दीर्घकाल में शूल इस प्रकार का होता है। समगर्भ लिंगा, गर्भ के लक्षण जैसे दिखते हैं तो उसको लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई इस प्रकार से। सर्वधिरा स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा। तो ये रक्त से निर्माण होने वाला, केवल स्त्रियों में निर्माण होने वाला ये गुल्म है। और मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा, कि दशम मास हो जाने के बाद उसकी चिकित्सा करनी है। तो इसके बारे में आधुनिक जो गायनेक प्रैक्टिस करने वाले आयुर्वेद के भी लोग हैं, वो बताते थे कि उनको मालूम नहीं था, उस समय सोनोग्राफी नहीं थी, तो गर्भ है या गुल्म है पता नहीं है, तो 10 महीने तक रुकेंगे। 10 महीने के बाद अगर कुछ कुछ नहीं हुआ तो फिर गुल्म समझ के उसकी चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। तो वैसे बात नहीं है। रक्तगुल्म पुराणत्वम सुख साध्य से लक्षण, ये जो बात बताई जाती है कि रक्तगुल्म में पुराणत्व यही सुख साध्य का लक्षण है। और गर्भ और गुल्म में फर्क करते थे, ये भी स्पष्ट बात है। अभी अगर दूसरे महीने में ही पता चल जाता है कि स्पंदन नहीं है, रुत्स्पंदन जो है वो नहीं है, तो बताया जाता है कि हाँ ठीक है, अभी ये मृत गर्भ इस प्रकार का है, तो उसको रखने में कोई मतलब नहीं है, डीएनसी करवा दो इस प्रकार से। और शुरू में ही क्लॉट्स निकलते हैं, कभी कभी 1 महीना जस्ट पूरा हो गया और रज परिवर्तन शुरू हो गया और क्लॉट निकलते, बड़ी क्लॉट निकलती है, तो शायद ये गर्भपात हो सकता है। तो इसलिए मास प्रथम से ये जो काढ़े वगैरह बताए गए हैं वो पहले मास के बारे में ज्यादा पता ही नहीं चलता। जनरली पीरियड्स मिस हो जाने पर आशंका ली जाती है कि शायद गर्भावस्था हो इस प्रकार के। मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है गुल्म, क्योंकि आर्त उसी में होता है, अनार्त उसी में होता है। तो ये है मोलर प्रेगनेंसी, उसके बारे में संदेह की बात नहीं है। सिर्फ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स ये जो है, उनको हम गुल्मे के जरिए चिकित्सा कर सकते हैं क्या, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। उसको रक्त प्रदर कहेंगे, ये एक बात हो सकता है, जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन जिसमें फाइब्रॉइड नहीं है उस औरत में, और जिसमें फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल खास करके है, उस औरत में फर्क होता है। और शूल भी ज्यादा होता है, ब्लीडिंग भी ज्यादा होता है इस प्रकार से। और ये रजत प्रवर्तन के समय में होता है, उसमें प्रेगनेंसी का संबंध कोई नहीं है। इसलिए इसको गुल्म मानना उचित है नहीं है, ये एक बात अलग इस प्रकार की रहेगी। और असृजा योनि व्यापक जो कुछ बताया है, या अरजस का है, लेकिन अरजस का में योनि गर्भाशय स्तंभित पित्तम संदूषयद असृक्सा रजस का मता, उसमें रजत कम हो जाता है। असृजा योनि व्यापत या पित्तजा योनि व्यापत में स्राव बढ़ता है इस प्रकार से। और उसमें से अगर क्लॉट निकलते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि दोषजनित इस प्रकार का है। जब फाइब्रॉइड की बात करेंगे तो उसमें धातुओं का संबंध रहेगा, खास करके मेद धातु का संबंध इस प्रकार का रहेगा। और इसमें इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल में काफी अंतर है। एक्स्ट्राम्यूरल में ब्लीडिंग नहीं ज्यादा होता, शूल ज्यादा होता रहता है। और इंट्राम्यूरल में शूल भी होता है और ब्लीडिंग भी ज्यादा होता है। वैसे सोनोग्राफी में पता चल जाता है क्या है इस प्रकार से।
और ये मोलर वाले अभी दिखते नहीं है, क्योंकि 2 महीने में सोनोग्राफी हो जाती है, गर्भ नहीं है ऐसा कुछ पता चला तो तुरंत डीएनसी कर देते हैं। तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता इस प्रकार से। लेकिन कार्डियक पोल है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की अगर स्थिति होती है तो थोड़ा रुकना बेहतर। इस प्रकार का गायनेकोलॉजिस्ट तो रुकते नहीं है। और फिर दवाइयाँ देख के हृदस्पंदन निर्माण होता है क्या देखना, ये जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। फिलहाल इस प्रकार के मोलर प्रेगनेंसी के मरीज दिखाई नहीं दे रहे, ऐसी स्थिति है। लेकिन शायद देहातों में, आदिवासियों में इस प्रकार की बात दिखाई देगी, ऐसा होगा। क्रियाक्रम अतः सिद्धम गुल्मिनाम गुल्मनाशनम प्रवक्ष्यामि अतः ऊर्ध्वम च योगान गुल्म निबर्हणाम। तो सिद्ध इस प्रकार का क्रियाक्रम गुल्मी लोगों का गुल्मनाशन इस प्रकार का वो अभी बताते बताते हैं। और गुल्म निबर्हण इस प्रकार के योग भी बताते हैं। ये व्यक्ति विशेषण और रोग एक बड़ा अजीब रिश्ता है। कोश का कार्य करते समय ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की रही थी। कुष्ठी, प्रमेही, वातरक्ति वगैरह वगैरह इस प्रकार से या गुल्मी, ये शब्द प्रयोग आते रहते हैं। तो जिसमें प्रमेह है वो प्रमेही, जिसमें कुष्ठ है वो कुष्ठी, इस प्रकार से। और उसके लिए कुछ दवाइयां बताई गई है, और कुष्ठ के लिए, प्रमेह के लिए अलग अलग दवाइयां बताई गई है। तो इसका कोई संबंध है क्या, उस व्यक्ति का संबंध उसमें है क्या, ये एक बड़ा चिंत्य विषय इस प्रकार का है। कोश में हमने प्रमेह है तो भी प्रमेह के लिए एक करके लिख दिया, और प्रमेह इति पाठ भेद पाठ, हाँ, इस प्रकार से नीचे लिख दिया। लेकिन प्रमेही व्यक्ति में इस प्रकार से करना है, शायद उसका विकार और कुछ हो। जैसे अभी नॉन डायबिटिस फॉर डायबिटिक फॉर सो मेनी इयर्स वगैरह इस प्रकार से। अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल हार्ट अटैक आया है या फिलहाल कैंसर हुआ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी एक तो एलोपैथी में ऐसा हो जाता है कि एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक की दवा चल रही है, डायबिटीज की सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, शुगर भी उनके हिसाब से नॉर्मल है, फिर भी नॉन डायबिटिक इस प्रकार का बताते हैं। और जो भी बीमारी हुई है उसके साथ में डायबिटीज की दवा चालू रखनी है, इतना ही वो समझने के लिए काफी है। अब डायबिटीज का और कैंसर का, डायबिटीज का हृदरोग का कुछ संबंध है या नहीं है, इसके बारे में बहस नहीं की जाती। वास्तव में ऐसा हो सकता है कि इतने दीर्घकाल डायबिटीज होने के जरिए जो संप्राप्ति डायबिटीज की बनी रहती है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुगर कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता। और लोग भी इस भ्रम में है कि हमने डायबिटीज की दवा ले ली है, तो हम ले रहे हैं तो हमने डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया है। तो इसके लिए शुगर की दवा लेते हुए भी डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह वगैरह बातें होती रहती है, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होती रहती है। और उसका स्पष्ट रूप से उत्तर यह है कि मूल रूप से डायबिटीज पर कंट्रोल हुआ ही नहीं, केवल शुगर लेवल पर कंट्रोल हो गया। और हाइपरग्लाइसीमिया होने के जरिए जो तकलीफें होती है वो तकलीफें नहीं होगी, लेकिन डायबिटीज वैसे ही चल रहा है इस प्रकार से। तो कश्चिदि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुते च एवं कुरुचितमा नृणाम दृश्यन्ति व्याधि संकराः। ये जो बात बताई गई है कि कुरुचितम इस प्रकार के व्याधि संकर हो जाते हैं इस प्रकार से। अब केवल डायबिटीज के लिए नहीं ये बात, हाइपरटेंशन के भी लिए भी वही बात है, थायराइड के लिए भी वही बात है। दीर्घकाल जहां मेडिसिन चालू है वहां मूल रोग मूल रूप से ठीक हुआ ही नहीं, केवल उसको मीन लेवल पर लाके रखा गया इस प्रकार का। क्या शुक्र का पीएच भी गर्भपात के लिए जिम्मेदार होता है क्या, कुछ लोगों का कहना है।
बहुतेक मला वाटतं आलं का ना आवाज येऊन गेला. ये वामिनी योनि व्यापक जो है, पंचाहत सप्ताह षडात्वा इस प्रकार का, सप्ताहात्वा इस प्रकार शुक्र इजेक्ट किया जाता है बाहर, फेंका जाता है, और सा वामिनी योनि व्यापक इस प्रकार का कहा जाता है. और इसमें अम्ल धर्म काफी होना आर्तव में, और इसके जरिए शुक्र वहां पे टिक नहीं पाता है और वो फेंका जाता है, ऐसा मत है. और इस समय में पीएच अगर चेक करेंगे तो ये अम्ल धर्मी पीएच मिलेगा. ऐसी बात रहेगी. और फिर क्षारधर्मी औषधियों का प्रयोग करना है. कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रप्रभा में यवक क्षार और सज्जिक क्षार, ये दोनों क्षार है. और फिर एक तरफ से वो रसायन चिकित्सा है, चंद्रप्रभा रसायन है, गुगुल शिलाजित दोनों रसायन है उसमें जो द्रव्य है, और बाकी भी काफी द्रव्य है. चंद्रप्रभा एक अद्भुत योग इस प्रकार का है. तो इस अवस्था में चंद्रप्रभा अच्छी काम करती है, या तो आप नहीं तो सीधे क्षार के बारे में प्रयोग करो, पलाश क्षार, ये अच्छा है इस प्रकार से. लेकिन वामिनी योनि व्यापक जिसको कहे, इस प्रकार के मरीज बहुत ही कम मिलते हैं. और वो समझना चाहिए उस औरत को कि ये कुछ इस प्रकार का हो रहा है. ओव्यूलेशन ब्लीडिंग जब होता है, ओव्यूलेशन के समय में ब्लीडिंग होता है इस प्रकार से, तो ये शायद कह सकते हैं कि वामिनी योनि व्यापक इस प्रकार का है. क्योंकि शुक्रास्त्र अनुबंधनम इस प्रकार का वहां पे बताया गया है. तो थोड़ा सा ही रक्त निकलता है, और फिर ये ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग इस प्रकार का कहा जाता है, ओव्यूलेशन के समय में होने वाला ब्लीडिंग इस प्रकार का कहा जाता है. वो कुछ लोगों के अनुसार वामिनी योनि व्यापक है. और अम्लधर्मी रजः होना या स्त्री बीज होना, ये इसमें अहम कारण इस प्रकार का माना जाता है. तो रूक्षम व्यायामजं गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम बद्धपिंड मारुतम स्नेहे राधित समुपाचन. वृक्ष और व्यायाम से उत्पन्न जो गुल्म है, वातिका है, तीव्र वेदन वाला है, बद्ध विण मारुत इस प्रकार का है, उसको पहले स्नेह से चिकित्सा करे, स्नेह पहले करे इस प्रकार से. तो एक अहम मुद्दा है कि रूक्ष वायु है. तो पहली चिकित्सा स्नेहन इसी प्रकार की है. अभी पांडुरोग में भी पांडुरोग विपेत सिर पे आदव कल्याण का भयम इस प्रकार की बात कही जाती है. कुष्ठिनम सर आदव स्नेह है, स्नेह पाने रूपाचरित इस प्रकार का है. तो कुष्ठ में भी पहली चिकित्सा स्नेहपान इस प्रकार की है. तो अगर वातज है तो केवल स्नेहपान करने से भी उसमें काफी शांति हो जाती है, और आगे ज्यादा करने की नौबत नहीं आती. मैंने कैंसर के मरीजों में इस प्रकार के बारे में नहीं सोचा है कि गुल्म ऐसा निदान करके, चाहे सान्निपतिक गुल्म हो इस प्रकार से, यहाँ पे वातिक के लिए ये काम बताया गया है. आला का नहीं था. लेकिन सांदीपातिक में वात का संबंध होता है. कहा क्या दूध का इतना. तो इसमें वातिक अगर है तो स्नेहपान करना है. वैसे बद्धविट और बद्ध मारुत इस प्रकार की कंडीशन है, स्नेहपान के लिए अति मंदाग्नि नहीं होना है. ये एक महत्वपूर्ण बात है. मंदाग्नि को स्नेहपान कर सकते हैं, लेकिन अंति मंदाग्नि में नहीं देना है इस प्रकार से. तो ये सोच समझकर अगर हम कुछ स्नेहपान इस प्रकार सा करते हैं,
तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और शायद इसमें कैंसर में भी कुछ हद तक रिलीफ आएगा। तो थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा। भोजनाभ्यंजनैः पानैः निरूहैः सानुवासनैः स्निग्धस्य विषजा स्वेदः कर्तव्य गुल्म शांति। तो भोजन भी स्निग्ध देना है इस प्रकार का। अभ्यंजन अभ्यंग, पान, निरूह सानुवासनैः, और अनुवासनों के साथ निरूह इस प्रकार से। तो उपस्तंभिता अगर वात दोष है तो उसके लिए निरूह अच्छा है, लेकिन उसमें पहले अनुवासन देके स्निग्ध शरीर स्निग्ध करके फिर निरूह देना है इस प्रकार से। तो इन सभी से ये गुल्म थोड़ा कम हो जाता है, वेदना की शांति हो जाती है, क्योंकि बद्धवीण मारुत है तो वो अगर निकल जाए तो शूल नहीं रहेगा। शूलन च विगुणो नीलहा, इस प्रकार की बात कही जाती है। मैंने एक केस बताई थी, इसोफेगस और स्टमक के बीच में कैंसर था, और एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का मेटास्टेसिस, लेफ्ट ट्यूमरस और राइट फीमर इस प्रकार से, और खाना बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा था। जब लेके आए क्लिनिक में तो बिस्तर पर उठा के लेके आए, और वो तड़प तड़प के रो रही थी, इतना ज्यादा पेन था इस प्रकार से। और फिर मैंने कहा कि ये तो क्लिनिकल यानी ओपीडी लेवल पर नहीं हैंडल कर सकते, उसको पुनः में एडमिट किया। और बस्ती शुरू की। जैसे मल संचय काफी था, पेट पर हाथ लगाने पर एब्डोमेन मल संचय प्रतीति हो रहा था, प्रचित हो रहा था। तो जैसे वो मल निकलता रह गया, वैसे पेन कम हो गया और वेदना शांत हो गई। एक हफ्ते में वेदना पूरी तरीके से शांत हो गई। तो निरूह सानुवासन है बद्धविण मारुत, इस प्रकार का जो है वो स्नेहन से आदि पहले उपचार करे। स्निग्धस्य विशेषा स्वेदः कर्तव्यो गुल्म शांति। तो फिर उसको स्वेदन करना है गुल्म शांति के लिए इस प्रकार से। तो ये जो रेफरेंस है स्निग्धस्य विशेषा स्वेदः कर्तव्य, इसको आधारभूत मानकर कुछ वैद्य वमन विरेचन में जब स्नेहपान करना है वो भी पूरा स्नेहपान होने के बाद ही स्वेदन करना है, इस प्रकार से बताते हैं। मैंने एक दो मरीजों में करके देखा, लेकिन वो स्वेदन पर्याप्त नहीं रहा, तो मैंने वो छोड़ दिया और हर रोज शाम को स्वेदन करना ये शुरू कर दिया। लेकिन कुछ वैद्यों का मानना है विरेचन में वैसे 2 दिन या 3 दिन की गैप होती है, वहां हो सकता है, लेकिन वमन के लिए तो 1 दिन गैप है। और फिर ये स्वेदन अगर पर्याप्त नहीं होता है तो उसमें मुसीबत आ जाती है। इसलिए केवल अंत में स्वेद करना ये उचित है, या शुरू से ही स्वेद आरंभ करे, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। स्रोतसां मार्दम कुत्वा जित्वा मारुतम उल्बणम भित्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम अपोहति। तो स्रोतसों का मार्दव करके और उल्बण जो वात दोष है पढ़ा हुआ उसको जीत कर, और विबंध को फोड़कर स्निग्ध से स्वेदो गुल्मम अपोहति, स्निग्ध व्यक्ति में स्वेद जो है वो गुल्म का नाश करता है, उसको दूर करता है। तो स्नेहन और स्वेदन ये दोनों जरूरी इस प्रकार के हैं। अगर वातज गुल्म है और हाथ में लग रहा है इस प्रकार से, तो एरंड तेल का स्नेहन बाह्य क्लॉकवाइज इस प्रकार से, फॉलोड बाय फोमेंटेशन, मे बी हीटिंग हॉट वाटर बैग, हीटिंग पैड वगैरह वगैरह इस प्रकार से अगर करते हैं तो काफी लाभ इसमें होता है। स्नेहपानम हितं गुल्मे विशेषण ऊर्ध्वनाभिषेक, विशेषण ऊर्ध्वनाभिषेक इस प्रकार का अगर गुल्म है तो स्नेहपान प्रशस्त है। पक्वाशय गते बस्ती उभयम जठराशय, और पक्वाशय गता अगर गुल्म है तो बस्ती और जठराश्रय पूरे पेट में ही है इस प्रकार से, तो उभयम दोनों करना है। सिर्फ बात यह है कि स्नेहपान की एक विशिष्ट अवस्था है, वो सोच समझकर स्नेहपान करे, और स्नेह में कौन सा स्नेह प्रयोग करे ये भी एक अलग बात इस प्रकार का है।
स्नेहन बिफोर अटेनिंग कंप्लीट स्नेहन में प्रोड्यूस रुक्षत्व। रुक्षत्व होने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम स्नेह ऊपर से स्नेह लगा के ही ये करते हैं, स्वेदन करते हैं, वृक्ष स्वेद नहीं देते हैं इस प्रकार से। तो ये दोनों साथ में काम करते हैं वास्तव में, स्नेहन और स्वेदन। स्नेह क्लीना कोष्ठका धातुगा वा स्रोतोलीना ये च शाखास्ति संस्थाः। तो दोषा स्वेदे स्थित द्रवीकृत्य नितम निता कोष्ठम शुद्धिभिर निर्ह्यन्ते, इस प्रकार से जो बात कही गई है स्वेदाध्याय में अंत में, इस प्रकार से। तो स्नेहन से ये दोष क्लीन हो जाते हैं, चाहे धातुओं में हो, मार्ग मध्यम मार्ग में हो, और फिर वो कोष्ठ में आना उनका आरंभ हो जाता है, धीरे धीरे कोष्ठ में आते रहते हैं। और जब वमन या विरेचन करते हैं तो उनको निकाल सकते हैं इस प्रकार के। स्नेहन काल में रोज रोगी को गर्म जल से स्नान करने को बोलने से भी स्वेदन हो सकता है। होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होता। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्वेद लेने की इस प्रकार से, हमसे बहुत दूर मरीज रह रहा है और वहां कुछ नजदीक व्यवस्था नहीं है, जनरली में जिम्नेशियम या ये हेल्थ क्लब्स अगर नजदीक कहीं है तो वहां सोनाबाद की सुविधा रहती है प्रायः। तो मैं कहता हूँ कि जाकर वहां पे सोनाबाद ले लो इस प्रकार से। सोना वैसे थोड़ा रुक्ष स्वेद है, बाष्प होता है, लेकिन कुछ यहाँ केवल गर्म करते हैं, हवा को गर्म करते हैं। तो तेल लगा के वो लेना है, ये सोनाबाद लेना है, इस प्रकार से कहते हैं। और फिर शावर लेना है, लेकिन गर्म पानी का शावर सभी के उपलब्ध होता है ऐसा नहीं है। बड़े क्लब में जाकुची भी होता है। वो गर्म पानी वाला हो सकता है, और स्नेहन करके जाकुची करे, ये भी बात हो सकती है। मैं इसमें अबू धाबी में गया था, वहां पे एक अलग प्रकार का स्वेद है। गर्म पानी रहता है, और पानी की ऊंचाई 1 फीट इतनी ही रहती है, केवल हमारा सर ऊपर रहता है, बाकी गर्म पानी आता रहता है इस प्रकार से। और अच्छी तरीके से स्वेदन होता है। क्या बोलते हैं, मैंने फ्लोटर, काय त्याला काय म्हणतात, फ्लोटर का काय म्हणतात? हम्म। वहाँ इंश्योरेंस में कवर होता है। तो लोग केवल सुख के लिए भी लेते हैं इस प्रकार से, और स्नेहन पहले करते हैं वहां पे, और पूरे अभ्यंग शरीर को अभ्यंग करते हैं, और फिर बाद में ये इस प्रकार का गर्म पानी का अवगाह, ऐसा ही कहेंगे उसको, तो वो करते हैं। स्नेहन स्वेदम फ्रॉम फर्स्ट डे गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। हमारा भी वही अनुभव है, तो पहले दिन से ही करते हैं। स्नेह क्लीनत्व विल कम आफ्टर गेटिंग सम्यक स्निग्ध लक्षण। हम्म। वैसे वातानुलोम्यम दीप्तोग्निर्वच्च स्निग्धम असंवतम वगैरह, मृदु स्निग्धांगता स्नेहोद्वेगोंगलागम, ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण बताए गए हैं। अभी इसमें 7 दिन तक ही स्नेह करना है, उसके ज्यादा करेंगे तो स्नेहश्च सात्म्यतांगतः, वो सात्म्य हो जाता है और फिर दोषों का उदीरण नहीं करता है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी पहले दिन स्नेहपान होने पर एकदम 12 घंटे के बाद भूख लगती है। और लोग समझते हैं हाँ नहीं स्नेहपान पूरा हो गया है, तो नहीं होता है। 3, 5 और 7 दिन बताए गए हैं, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और ये रुक्ष कोष्ठ, इस प्रकार का वातज, इस प्रकार का जो है वो क्रूर कोष्ठ। तो कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। अलम मलान इरे तुम स्नेहश्चा सात्म्यतांगता,
असाध्य स्नेह यही दोषों का उदीरण करने में सक्षम होता है। तो ये क्लीनत्व वाली जो बात है वो उन दिनों में प्राप्त होती है। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये अति स्नेहन के लक्षण मिल जाएंगे, और फिर वो व्यापक है, स्नेहन का व्यापक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार का पहले ही दिन हुआ तो एक दिन की गैप देते हैं दूसरे दिन, और फिर उसी डोज में या थोड़ा डोज बढ़ाकर देते हैं। तो फिर 5-6 घंटे में उसका पचन हो जाता है, और फिर उसको फिर आगे लेके जा सकते हैं, बढ़ाते रहते। अब ये भी एक विवाद्य मुद्दा है कि ये जो स्नेहपान करना है, ये प्रागेव तो रसी यसीन, इस प्रकार की बात कही गई है। अथवा से वो पग स्वेदोपम कषाय का सेवन कर सकते हैं स्वेदोपग इस प्रकार का लेकिन स्वेदन के लिए रहेगा, स्नेहन तो अलग ही रहेगा। तो स्नेहन और स्वेदन दोनों की आवश्यकता है, दोनों सम्यक होने चाहिए। तो ये 3, 5, 7 दिन की बात जो कही गई है वो पूरी मात्रा में स्नेहपान करने से प्राप्त होती है या नहीं होती है, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। हम जनरली प्रागेवतुरसी तो 30-40 ml से शुरुआत करते हैं और फिर 60-90, 120 या 40-80, 120 इस प्रकार से बढ़ाते रहते हैं। ओनली आफ्टर गेटिंग स्नेह, क्लीनत्व, वी कैन डू स्वेदना लेकिन शायद हमारे जो पेटिका का स्वेद है वो पर्याप्त नहीं हो रहा। जेनता का स्वेद वगैरह अगर करते हैं तो शायद भरपूर स्वेद हो जाता है, और फिर 1 या 2 दिन में निवेदन हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में स्वेदन नहीं कर रहे हैं तो ये पर्याप्त नहीं होता, इसलिए पहले दिन से ही करना उचित है। अब बात यह है कि मानो कि 120 ml तक हम पहुंच गए, और 12 घंटे के बाद भूख लगी और वचस निग्नम असंवतम, ये जो बात कही गई है वो लक्षण दिखाई दिया। तो फिर ये स्नेहन पर्याप्त हो गया ऐसा मान के 1 दिन रुककर वमन और 2 दिन रुककर विरेचन इस प्रकार का करना है, या कम से कम 3 दिन 120 मात्रा को लेकर आगे बढ़ना है। तो उसमें स्नेहोद्वेग ये लक्षण दिखाई देते, ये भी वास्तव में सम्यक निगत का ही लक्षण है। आगे चलकर स्नेह का स्राव होना वगैरह इस प्रकार के अगर लक्षण होते हैं तो ये स्नेह व्यापक के लक्षण इस प्रकार के हैं। और व्यापक तो नहीं होने देना है इस प्रकार से। जनरली अभी ऐसा होता है कि 12 घंटे तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो स्नेहन बंद करते हैं, और 1 दिन रुककर वमन या 2 दिन रुककर विरेचन, 2 या 3 दिन रुककर विरेचन इस प्रकार से करवा लेते हैं। काफी अच्छा रहता है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन त्रिपंच सप्तरात्रेण स्निह्यति, ये जो बात कही गई है वो उतनी बड़ी मात्रा में स्नेहपान देने से त्रिपंचरात्रेण स्निह्यति इस प्रकार की बात है, या हमने जो 30-90, 30-60-90, 120 इस प्रकार से किया तो उसे 3-4 दिन हो गए तो ये काफी हो गया, ऐसा मानेंगे। तो ये बड़ा सवाल है वास्तव में इस प्रकार से। और किस रीति को फॉलो करना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने तो
शुरू से लेकर हंसी हंसी मात्रा से लेकर बढ़ते हुए जो दिन है वो गिने हैं। बीच में अगर ऐसा हो जाता है कि भूख जल्दी लग रही है लेकिन स्नेहपान के लक्षण नहीं, स्नेह के लक्षण नहीं दिख रहे हैं इस प्रकार से, तो एक दिन गैप देके फिर से करते हैं। वैसे केरल में अच्छा है, केरल में एडमिट करते हैं लोग मरीजों को। हम वातातपिक कैसे कर रहे हैं, ये शोधन की जो प्रक्रिया है, तो उसमें मरीज को अच्छे तरीके से देखा जाता है हर दिन इस प्रकार से। यहाँ हमारे क्लिनिक में अगर मरीज आने वाला है तो एक अलग बात है लेकिन मेरे काफी मरीज दूर दूर तक है, और पुणे का नजदीक है तो मैं पुणे में वमन विरेचन के लिए मेरे क्लिनिक में बुलाता हूँ। अगर कहीं दूसरी जगह है तो वहीं पे वमन विरेचन वगैरह करवाने के लिए भी बताता हूँ। फिर वो कैसे होता है क्या होता है इसके बारे में पता नहीं चलता। अगर हमारा छात्र है तो शायद बात बनती है, लेकिन छात्र नहीं है तो मुसीबत हो जाती है इस प्रकार से। वैसे महीने हुए वमनों की संख्या हजारों में है। शुरू की प्रैक्टिस में वमन, अम्ल पित्त और तमकश्वास के मरीज बहुत रहते थे, कुष्ठ के भी रहते थे और सभी में वमन विरेचन रक्तमोक्षण करवाते थे। और वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु भी होता था उस समय में कम से कम 100 150 इस प्रकार से वमन हो जाते थे। एक एक दिन में 3 3 वमन भी होते थे इस प्रकार से अभी जैसे मैं कैंसर की तरफ मुड़ गया वैसे ये बंद हो गया, और मरीज भी पुणे वाले कम है इस प्रकार से। तो इस अवस्था में पंचकर्म काफी कम हो गया मेरा। लेकिन फिर भी वमन में जितना मैंने अच्छा अनुभव लिया है, इतना अच्छा अनुभव विरेचन में लिया है ऐसी स्थिति नहीं है। तो ड्रग ऑफ चॉइस और बस ये करने से ये हो जाएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें जो है वो विरेचन में नहीं देखी इस प्रकार से। वमन विरेचन द्रव्य की जो कार्मुकता कही गई है उसमें वमन विरेचन द्रव्य वैवाहिक विकासी होते हैं, जिससे शरीर में वो फैलकर दोषों को सभी जगह से कोष्ठ में लाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो स्नेहन स्वेदन से दोष को कोष्ठ में आने के लिए तैयार होते हैं, या स्नेहन स्वेदन से भी दोष कोष्ठ में आ जाते हैं। वमन में भी वमन द्रव्य देने के बाद दोष कोष्ठ में आने के लक्षण बताए हैं। तो दोष स्नेहन स्वेदन के बाद ही कोष्ठ में आते हैं, या वमन विरेचन द्रव्य के प्रभाव से, दोनों तरीके से आते हैं। उसमें ऐसा है स्नेहन, ये जो बात कही गई है वो मुझे लगता है एक तरीके का कोटिंग है धातुओं के ऊपर। एक अहम मुद्दा है कि संप्राप्ति भंग करके दोषों को दूषों से अलग करना, यह आवश्यक होता है। और खास करके जिन रोगों में जिस प्रकार के स्नेहन बताए गए हैं, पांडुरोग, प्यादव, कल्याण का भयम वगैरह इस प्रकार से, उस घृत में, उस स्नेहपान में दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य रहता है। तो दोषों को दूषों से अलग करना और दूषों की रक्षा करना, इसमें स्नेह क्लीन जब धातु हो जाते हैं इस प्रकार से तो दोष वहां पे चिपकते नहीं है। और जो वात प्रकोप शोधन के जरिए होता है उसका असर धातुओं पर नहीं होता। और इसलिए हमारा हमारी चिकित्सा भी अच्छी चाहिए, जो दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने वाली इस प्रकार की चिकित्सा हो, व्याधि प्रत्यनी के इस प्रकार की, और उसके के साथ में स्नेहपान भी उसी प्रकार का हो कि जो दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने में सक्षम इस प्रकार का हो। तो चुन के स्नेहन करना है, कोई भी स्नेह दे देंगे ऐसी बात नहीं है। मैंने शुरू में ये भी बात करी थी कि हर मरीज के हिसाब से स्नेह सिद्ध करके देना है इस प्रकार से। अब अम्ल पित्त या तमक श्वास के रहते थे, उनके हर मरीज के अनुसार अलग अलग स्नेह बना के देते थे, कृत बना के देते थे इस प्रकार से। लेकिन ये फिर प्रैक्टिस में जमता नहीं है, ये सभी हर व्यक्ति के लिए इस प्रकार से अलग करना इस प्रकार से।
तो ज्यादातर फिर महाकल्याण का गुरुत्व, महातिक्त का गुरुत्व इन्हीं का प्रयोग करते रहे। लेकिन फिर भी अगर हम व्यक्तिगत लेवल पर सोच सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेदीय चिकित्सा एक काफी कॉम्प्लेक्स चिकित्सा है। बहुत सारे भाव है जिनको हमें देखना है, भली भांति देखना है, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे भाव होने के कारण ये युक्ति प्रमाण से जुड़ा इस प्रकार का हो जाता है। और प्रॉपर जजमेंट कर पाना हर मरीज में हर बार में इस प्रकार से, ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। फिर भी अगर वही सही रास्ता है तो वही करना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो इसमें दोनों का रोल है, स्नेहन स्वेदन का भी रोल है, और वमन द्रव्य विरेचन द्रव्य स्ववीर्येण स्वप्रभावेण शाखाओं में वगैरह जाकर दोषो संचय को लेकर कोष्ठ में आते हैं। और फिर वहां पे लक्षण भी बताए कि स्वेद प्रादुर्भाव हो गया कपाल पर खास करके, तो समझना कि दोष निकल रहे हैं वहां से इस प्रकार से, विलयन दोषों का हो गया है। फिर कोष्ठ में आते हैं तो उल्लास और जी मचलना वगैरह इस प्रकार की बात शुरू होती है, और फिर बाहर निकल जाता है। तो वमन विरेचन द्रव्यों का भी एक अहम रोल है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और उसमें भी द्रव्यों का चयन है। अम्ल पित्ते तो वमनम पलोलारिष्ट वारिणा, ये जो बात बताई गई है, अम्ल पित्त में वमन देना है, तो पटोल और निम्ब इनके काढ़े काढ़े से वमन दे, ये जो बात बताई गई, क्यों बताया? तो मतलब ये है कि इसमें उस संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य है। और वैसे स्नेहपान जो किया है उससे भी ये दोष दुष्ट समूर्छना भंग होगी, इससे भी दोष दुष्ट समूर्छना भंग होगी, और फिर दोष आसानी से निकलकर कोष्ठ में आएंगे और बाहर फेंके जाएंगे। विरेचन में 3 दिन का विराम दिया है। दिन 3 दिन के विराम से व्यापक हुआ, 2 और 3 दोनों है सुश्रुत में। स्निग्ध स्त्रियम तितक कुर्याद विरेकम वमनम पुनः, ये वाग्भट में है, और सुश्रुत में 2 दिन का बताया गया है। तो 2 दिन या 3 दिन इस प्रकार के विराम दे सकते हैं। और पहले उससे वमन से शुद्धि होना जरूरी है। वैसे ऋतुनुसार अगर शोधन करते हैं, वसंत ऋतु में कफ को निकाल देंगे वमन और नस्य करके, और फिर शरद ऋतु में विरेचन करेंगे। बीच में वर्षा ऋतु में अगर बस्ती करवा लेते हैं तो विरेचन अच्छा होता है। अभी मरीज हमारे पास शरद ऋतु में ही आया, तो बेहतर ऑप्शन है कि पहले वमन करे फिर विरेचन करे इस प्रकार से, नहीं तो विरेचन में व्यापक होने की संभावना होता है। कफ नीचे आ जाता है, वो ग्रहणी को आच्छादन करता है वगैरह, इस प्रकार की बात कही गई है। तो 2 या 3 दिन का जो गैप बताया गया है वो शायद वहां तक स्नेह पहुंचे अच्छे तरीके से, पश्चिमाशय में या पित्ताशय में, और अच्छी तरीके से वहां पे स्नेहन हो जाए, इस प्रकार से दृष्टि से होगा। दूसरी एक बात कही गई है कि दोष सिराओं के जरिए शरीर में फैलते हैं, सिराओं के जरिए वापस कोष्ठ में आते हैं, ये सुश्रुत का कहना है। और फिर अगर दोष सिराओं में बीच काल में होते हैं, इस प्रकार से वो आना आरंभ करते हैं कोष्ठ में, वो सिराओं के जरिए आना करते हैं, तो हमने विरेचन में रक्त मोक्षण भी ऐड कर दिया। स्नेहपान पूरा हो जाने पर एक दिन स्वेदन करके उस दिन शाम को रक्त मोक्षण करवा देना, और 1 दिन या 2 दिन रुककर फिर विरेचन करवाना, इस प्रकार से। तो रक्त मोक्षण से भी दोष निकल जाते हैं और फिर विरेचन करने से भी दोष निकल जाते हैं, ये बात हो सकती है।
तो अगर वमन किए बिना विरेचन करोगे तो व्यापद हो सकता है। ये बात ध्यान में रखनी है। विरेचन में 3 दिन का विराम देना है। स्नेहन से दोष वृद्धि, स्वेदन से दोष विषंदन, लघु आहार से स्रोतोमुख विशोधन, इन दो शाखा से कोष्ठ में आते हैं और कोष्ठ वमन विरेचन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसमें ऐसा है, व्यायामाद उष्मणस्तक्ष्णात् अहिता चरणादपि कोदो कोष्ठात् शाखास्ति मर्माणि द्रुतत्वान् मारुतस्य दोषायन्ति तथा तेभ्यः स्रोतोमुख विशोधनात् वृद्ध्या अभिष्टंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रह। तो वृद्धि से दोष वृद्धि अगर हो जाती है तो दोष कोष्ठ में आने लगते हैं। इसीलिए कफम उत्कलेश तत्करे ही ये जो वमन के पूर्व बात बताई गई है कि श्वहा वम्यम, कल जिसको वमन देना है उसको पहले रात पहले दिन स्नेहपान पूरा हो गया है, स्वेदन कर रहे हैं और उसमें अभिसंध्य आहार या दोष बढ़ाने वाला आहार इस प्रकार का दे दे। लेकिन इसमें भी एक मुसीबत ऐसी है, पहले मैं शाम के खाने में दही बड़ा खाने के लिए कहता था। दोनों अभिसंधि है, भाजन में आसानी से उपलब्ध है, लोगों को पसंद भी है इस प्रकार से। लेकिन अगर उसका अजीर्ण हो जाए, क्योंकि एक बार लोगों को अनुमति दे दी कि दही वड़ा खाओ तो वो कितना भी खाते हैं। सिर्फ एक प्लेट खाते हैं ऐसा नहीं है, या घर पे बनाते हैं तो काफी खा लेते हैं इस प्रकार से। और अजीर्ण अगर इस प्रकार का हो गया तो सुबह मल परिवर्तन नहीं होता, मल परिवर्तन नहीं हुआ तो वीर्य वमन अच्छा नहीं होता। एक तो मरीज हमने ऐसा अजीब देखा था, तो उसको आदत थी, वो 2 बजे तक सोता ही नहीं था, हर रोज रात 2 बजे सोता था इस प्रकार का, और 8-9 बजे उठता था और पता नहीं चला इसके बारे में। वमन हुआ लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ, सब विभिन्न इस प्रकार का रहा, और फिर विरेचन वो भी आधा अधूरा हो गया, और फिर पेशेंट हेल्यूसिनेशंस में चला गया इस प्रकार से, कुछ भास होते रहे वगैरह, कुछ किसी को पहचान नहीं रहता वगैरह इस प्रकार से। तो ये मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी इस प्रकार से कहते हैं। और जैसे विरेचन हुआ वैसे वो ठीक हो गए। तो दोष इस प्रकार से अगर अटक जाते हैं ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से, तो इस प्रकार की मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है। ये काफी गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो कुछ ध्यान में नहीं आता, लेकिन घर वाले परेशान हो जाते हैं, और फिर या आयुर्वेद से क्या हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती है। तो कहने के तात्पर्य अर्थ ये है कि ये आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत सूझबूझ कर करने की प्रक्रिया है। अभी पंचकर्म लोग मानते हैं कि एक पैसे कमाने का अच्छा साधन है। हाँ, उसमें पैसे मिलते हैं, उसकी बात, ये बात सही है। लेकिन किसी को भी पकड़कर किसी भी अवस्था में कैसे भी शोधन करेंगे तो व्यापक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और वो उस व्यक्ति के लिए, आयुर्वेद के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए सूझबूझ कर जिसको अच्छा ज्ञान है, जिसका अच्छा अनुभव है, वही करे, बाकी लोग ये मत करे, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो वृद्ध्या, ये जो उत्कलेश करने वाले आहार देने की बात कही गई है, ये वमन के लिए है, विरेचन के लिए नहीं है। विरेचन के लिए कफ का उत्कलेश नहीं होना है, वहां तो हम मूंग का सूप ही रात में लेने के लिए कहते हैं। फिर मैंने चेंज कर दिया, सुबह है दही बड़ा खाओ, इस प्रकार का मैंने बता दिया। और शाम को अगर चाहते हैं, भूख अच्छी है, तो ही कृषरा, ये जो उड़द की दाल और चावल इस प्रकार से बनी, हम जनरली मूंग की दाल की कुरशरा करते हैं, तो तिलमाश इस प्रकार की कुरशरा, तो उसमें तिल भी डालेंगे, उसमें उड़द भी डालेंगे, और कुरशरा बनाएंगे, पतली बनाएंगे, और जितनी भूख है उतनी ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो ये बात बन सकती है। पचन होना जरूरी है, सुबह मल परिवर्तन होना जरूरी है, फिर वो मन को शुरू कर सकते हैं, तो दिक्कतें नहीं आती है।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पेट उतना साफ नहीं हुआ, वमन शुरू किया, फिर बीच में मलवेग हो गया, और वमन मलवेग होने के बाद टॉयलेट में ही वमन का वेग आ गया, ये भी बात दिखाई दी थी। या फिर मलवेग होने के बाद वमन अच्छी तरीके से होता है, ये भी बात देखी गई थी। तो ये पूछना जरूरी है कि मलवेग हुआ है नहीं हुआ है, इस प्रकार से नहीं हुआ है तो फिर से एक बार स्नेहन स्वेदन करे शुरू में, सुबह में। मलवेग होने दे, अगर उसको चाय लेने की आदत है तो चाय पीने दे उसको, और फिर मलवेग होने के बाद मोमन शुरू करे। एक मरीज में तो वो बोल रही थी मैं काढ़ा नहीं ले लूंगी, ले लूंगी, चाय पीऊंगी। तो गणेश महाराज ने हमारे ही क्लिनिक में उसको चाय करके पिलाई। 2-3 लीटर चाय पीकर उसको वमन हो गया। ये तो बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का रहा। लेकिन वो कह रही थी मैं एष्टी वधु का पात्र लूंगी ही नहीं, इस प्रकार से। तो पेट भरना आवश्यक है इसमें। यष्टुमधिक वात से पेट अगर भर जाता है तो आसानी से वमन शुरू हो जाता है, अगर पेट भरता नहीं है तो वमन नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। तो वृद्ध्या अभिषंदनात् पाकात, अभिषंद होने से और पाक होने से, दोषों का पाक होने से। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। कोष्ठम वायुश्च निग्रह, और फिर प्राणायाम वगैरह करते हैं तो शायद ये बात हो सकती है कि ये दोष कोष्ठ में आ जाएंगे इस प्रकार से। ये तो किया नहीं है, लेकिन अभी आयुर्योग का सिलसिला चल रहा है, तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं कि प्राणायाम भी अगर सुबह करेंगे तो शायद दोष कोष्ठ में आने की संभावना रहेगी। रसी ऐसी मात्रा कितने दिन देनी चाहिए? रसी ऐसी मात्रा से शुरुआत करके उत्तम मात्रा कर हर दिन बढ़ानी चाहिए, या फिर कुछ दिन रसी ऐसी मात्रा देके अग्निवर्धन करने के बाद फिर भी उत्तम मात्रा में स्नेहन करना उचित है, इस प्रकार। तो ये केवल अंदाज लेना है कोष्ठ का। तो एक दिन की रसी ऐसी मात्रा भी काफी है। हम थोड़ा क्रमबद्ध करते हैं, 30, 60, 90, 120 इस प्रकार से मात्रा बढ़ाते रहते हैं। बीच में अगर इस प्रकार का स्नेहन के सम्यक स्नेह के लक्षण नहीं है, फिर भी भूख जल्दी लग रही है, ज्यादा देर से लग रही है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अगर बातें होती है, कुछ मरीजों में स्नेहपान से अग्नि बढ़ जाता है। और अग्नि बढ़ने के बाद वो जो स्नेह मात्रा दी गई है, वो स्नेह मात्रा से जल्दी पचन हो जाता है उसका, और फिर भूख जल्दी लगती है, स्नेह स्नेहन के लक्षण नहीं दिखते हैं। तो वहां तो मात्रा बढ़ानी है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो मरीज को हर दिन देखना है वास्तव में इस प्रकार से, और फिर क्या देना है नहीं देना है इसके बारे में सोचना है। तो रसीय सी मात्रा एक दिन में अगर उसका अंदाज आ जाए तो फिर हम ले सकते हैं कि 30 ml में इतना समय लगा, तो शायद इसको 120 ml की आवश्यकता है, दूसरे दिन 120 ml डायरेक्टली दे दिया। ये भी बात हो सकती है, लेकिन उसमें स्नेह व्यापक होने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए मैंने क्रमवृद्ध इस प्रकार का मात्रा बढ़ाना ये आरंभ किया, और इसमें स्नेह व्यापक होने की संभावना कम रहती है। रक्तमोक्षणासाठी किती दिवस स्नेहन स्वेदन करायचे? कसं आहे, सम्यक स्निग्ध होने तक स्नेहन करना ही है, और स्वेदन भी देना है एक एक दिन के, और फिर रक्तमोक्षण करना है, फिर एक दिन या 2 दिन रुक के फिर विरेचन करना है। यह हमने काफी अभी प्रचलन में लाया है यहाँ पे। और विरेचन के विराम काल में आहार का क्या कहते हैं? हल्का खाना खाना है, और ये अभिसंधि नहीं होना है, कफ को बढ़ावा देने वाला नहीं होना है, ये बात ध्यान में रखनी है। दाल चावल सुबह और शाम को सिर्फ मुद्गयूश, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और किसी भी हालत में अजीर्ण न होने दे, ये अहम मुद्दा है। तो मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए कि जो अजीर्ण न बनाए।
और फिर उसके जरिए विरेचन अच्छा इस प्रकार का हो जाएगा। फिर द्रव्यों का सिलेक्शन भी उसमें महत्वपूर्ण है। टू गिव सिंपल त्रिफला निरूह ऑन वमन डे इन मॉर्निंग एंश्योर्स गुड वमन। ये यहाँ पे करते हैं, प्रता जोशी के यहाँ पे करते हैं इस प्रकार से। ये ऐसा है कि ये तात्कालिक है इस प्रकार से। अगर मल शुद्धि नहीं हुई है सुबह है और फिर उस मल को निकाल देना है। वैसे इसमें भी विरेचन के बारे में भी ये बात बताई गई है। काय बरं, स्नेहोचित स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यास्तांपुरम रुक्षयेत ततः संस्नेह शोधयेद एवं स्नेह व्यापन्न चायते, इस प्रकार की बात बताई गई है। पहला पहला चरण मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कर सकते हैं अगर मल परिवर्तन नहीं हुआ है तो तात्कालिक त्रिफला का निरोह दे देना। वैसे प्रता जोशी इमरजेंसी में भी इस प्रकार का देते थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था और हमारा एक रूटीन रहता था परीक्षा लेने का इस प्रकार के। नाना जोशी परंपरा में वमन के दिन पहले बस्ती देख के पेट साफ करते हैं, लेकिन पचन हुआ है नहीं हुआ है देखना जरूरी है इस प्रकार से। टोमेटो सूप भी विरेचन से पहले देते हैं कहीं सर, ये ठीक रहेगा टमाटर सूप। अनुलोमन करने वाला इस प्रकार का है। और वैसे चिंचा पानक वगैरह ऐसा भी, लेकिन सूप होना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इफ बाय स्नेह पान वातानुलोमन वातानुलोमता अटेंड, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बस्ती अगेन। तो नहीं है वास्तव में जरूरत। जिनमें स्नेहन स्वेदन अच्छे तरीके से हुआ नहीं है, मल प्रवर्तन हुआ नहीं है, वर्चस्निग्धम असंहतम वगैरह, उनमें ये आपत्ति हो सकती है तो शायद वहां इस प्रकार। लेकिन मूल रूप से स्नेहन स्वेदन अच्छा हो इसी के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का रहेगा कि ये त्रिफला का बस्ती देना ये ठीक नहीं है। तो मैं बात बता रहा था कि हमारा एक रूटीन रहता था कि पहले नगर फिर नासिक और फिर शिरपुर बोराड़ी, ऐसा रूटीन रहता था। तो नासिक की परीक्षा खत्म होने के बाद मैं नासिक से टैक्सी ले लेता था। टैक्सी सर्विस रेगुलर अवेलेबल है नासिक से धुलिया, 3 घंटों का है। तो रात 9 बजे प्रतादर्शी के घर पहुंच जाते थे। फिर खाना होता था और फिर बातें होती थी 12, 12:30, 1 बजे तक। फिर 5 बजे निकलता था वहां से और फिर बोराड़ी जाता था इस प्रकार से। तो ये मेरा रूटीन काफी बरसों तक रहा कि इस प्रकार से उनके घर जाता रहता था। तो एक रात में ऐसा हुआ कि इमरजेंसी कॉल आ गया कि बहुत पेट दर्द हो रहा है वगैरह। तो प्रभु नाना ने कहा कि चलो देखने के लिए जाते हैं। वो स्कूटर पर हम चले दोनों। वास्तव में वहां अजीर्ण हुआ था मरीज को, पेट फूल गया था और दर्द हो रहा था काफी इस प्रकार से, विषम था। तो इनके डिक्की में ये 50 ग्राम या उससे भी कम त्रिफला चूर्ण रहता था। तो उन्होंने कहा कि ये पानी में डालो 1 लीटर वगैरह इस प्रकार से और गर्म करो थोड़ा। तो थोड़ा गुनगुना गर्म हो गया तो मिला ठीक है। तो इसमें एनिमा पॉट में डाला और बस्ती दे दिया उसको। बस्ती देने के बाद तुरंत मोशन हो गई, मतलब प्रवृत्ति हो गई। तो उन्होंने पूछा कैसा है अभी, पेट दर्द कम हो गया ना? तो बोला हाँ कम हो गया। तो ठीक है बोले हम निकलते हैं। नाना ने मुझे कहा कि वास्तव में अजीर्ण है, दोष आमाशय में है। हमने चिकित्सा पक्वाशय पे की है।
और फिर भी पक्वाशय में से वायु और ये मल निकल जाते हैं तो थोड़ा प्रेशर आमाशय का जो है वो कम हो जाएगा और फिर उसको राहत मिल जाएगी। लॉजिकली बराबर है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन शायद दूसरे वैद्य इस समय में बस्ती के बारे में कोई सोचेंगे नहीं। शंखवटी या शिवाक्षर पाचन है, लवण भास्कर वगैरह इस प्रकार से, और ज्यादा से ज्यादा पेट को तेल लगाना, सेकना, लंगन करवाना वगैरह इस प्रकार से बात करेंगे हम। और उससे भी राहत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है उससे राहत नहीं मिलेगी। लेकिन ये प्रताप जोशी का कुछ अलग इस प्रकार का था, नाना का अलग था इस प्रकार से। और मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी में अगर करते हैं तो अलग बात है। लेकिन उनके द्वारा दिए गए वमन की संख्या 65,000 है। लेकिन ये सभी इसी प्रकार के वमन है, सद्यो वमन इस प्रकार के। ये करके स्नेहन स्वेदन वगैरह सब करके नमन दिया है, ऐसे रोगों की संख्या काफी कम होगी इस प्रकार। वैसे ही बस्ती वाले इसी प्रकार के हैं, सद्यो बस्ती इस प्रकार के ही। तो मुझे लगता है कि जहाँ इमरजेंसी है वहां एक अलग तरीके से सोचेंगे। लेकिन रूटीन अगर करना है और सोच समझकर वमन विरेचन बस्ती करवाना है तो ग्रंथों के अनुसार जाना आवश्यक इस प्रकार का होगा। अपान वायु मुख्य है, उसका अनुलोमन हुआ तो सब वायु का अनुलोमन होता है, यही है। लेकिन अजीर्ण में इस प्रकार के बस्ती देना है नहीं देना है ये एक अलग बात इस प्रकार। उसमें पाचन लंघन यही चिकित्सा वास्तव में रहेगी। नो डाउट इससे फायदा हुआ, ये संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। फिर भी शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो हम पाचन लंघन करवाएंगे, उससे नहीं होता है और एक बार दोषण की पक्वावस्था आ गई तो फिर बस्ती देंगे, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो ठीक है, इसके बारे में और आगे बहस नहीं करनी है। कल आगे बढ़ेंगे इसको लेकर और फिर सोचते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनर्